Welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to start optics. It includes ray optics as well as wave optics. आज आप सभी बच्चों का हमारे फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट किए हैं ऑप्टिक्स के लिए। इसमें आपके रे ऑप्टिक्स भी हम बताएंगे और वेव ऑप्टिक्स भी बताएंगे। अब यहाँ पर बच्चे नहीं समझते हैं तो उसका मुख्य कारण है लाइट के बारे में पढ़ाया तो 7-8 क्लास से ही जाते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ देखे केवल पास करने के लिए कुछ पूछा और निकल गया। इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता या बेसिक नॉलेज नहीं रहते हैं। अब हमने तो बना दिया रे इधर से गया इधर गया, लेकिन रे क्या होता है, बीम क्या होता है, ये सब टेक्निकल वर्ड है जो बेसिक है। तो आज हम स्टार्ट किए हैं, तो आज हम बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स बता रहे हैं। आज स्टार्ट हो गया और आप लोग इसको पसंद करो। सब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखा जाता है। एग्जामिनेशन में गिन के यदि हम आपको दिखा दें ये 10 क्वेश्चन आना है और चैप्टर आपने कभी देखा नहीं, उसका बेस पता नहीं है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? रटे रटाए कंप्यूटर तो होने, जो कॉपी किए पेस्ट कर दिए। तो उसको समझा होगा तभी आप कर सकते हो। तो इसलिए आपके जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और इसी कंसेप्ट के आधार पर आप क्लैरिफाई कर सकते हो आईआईटी मेन के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम आता है। तो समझ लो आज तक आपने लाइट के बारे में पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। ऑप्टिक्स क्या होता है मुझे नहीं पता है, लाइट क्या है मुझे नहीं पता है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका हम एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। जैसे अदर यूट्यूबर की तरह जो यूट्यूब पर काम करते हैं केवल यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए, वो लोग मेन क्वेश्चन डालते हैं व्यूज़ के लिए, जिनको व्यूज़ मिल जाएगा। मेन क्वेश्चन आ गया। भाई मुझे व्यूज़ की लालच नहीं है और ना सब्सक्राइबर की लालच है ना किसी की। हाँ मुझे है मेरे यूट्यूब पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद बच्चे पूरी तरह से मास्टर बन जाए इस सब्जेक्ट में। उन्हें किसी भी ट्यूशन सेंटर, होम ट्यूटर रखने की ज़रूरत ना पड़े, किसी इंस्टीट्यूशन नहीं जाना पड़े, केवल वीडियो लगातार पढ़े तो वो समझ जाएगा। और ऑप्टिक्स में इस बार 18 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो 18 में से 18 आराम से आप गेन कर सकते हो। इसलिए आज स्टार्टिंग है, ये नहीं देख लेना 10 मिनट का काम है या 20 मिनट, समझो इसको ध्यान से। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक्स है और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते हो, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है कि चलो मेरा वीडियो सही है, किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। आप उसे सब्सक्राइब करते हो तो हम समझते हैं सपोर्ट कर रहा है बच्चे और बनाओ। तो आप जितना मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, हम उतने ही ज़्यादा बना के क्लैरिफाई करेंगे। ये तो अभी हम केवल बोर्ड के हिसाब से दे रहे हैं, फिर इसी को हम आईआईटी के हिसाब से क्वेश्चन देंगे, इसी को हम नीट के हिसाब से क्लास बनाएंगे वीडियो आपको। या हमारे चलो कुछ बच्चों के पास तो जो टाउन में है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले भी जाते हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब के बच्चे, वो नहीं जा पाते, तो वो इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी टॉपिक में आ सकते हैं। मेरे लिखे हुए किसी वीडियो को आप पूरा तैयार करते हो तो 5 में से 5, 3 में से 3 मार्क्स मिलेगा, बशर्ते कि आप उसको डिट्टो वहाँ लिख दो। अब आप आ जाओ बेटा लाइट पर। अब आपके लाइट, व्हाट इज लाइट? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ये क्या चीज़ है, लाइट क्या चीज़ है? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see an object. ये लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see an object, किसी वस्तु को देखने के कारण। अब हम लाइट, कोई ऑब्जेक्ट देखते कैसे हैं? तो आप तो कह दोगे लाइट के कारण देखते हैं। अरे लाइट तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो क्यों? जो लाइट ऑब्जेक्ट पर गिरा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आँख में पड़ते हैं या रिफ्रैक्ट होकर पड़ते हैं तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस तरह से आपके लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। अब इसका देख लो दूसरा पॉइंट, इट इज एन मैग्नेटिक वेव। ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर बेटा हमने ड्रॉ कर लिया जेड एक्सिस। अब आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक पार्ट और इलेक्ट्रिक पार्ट। तो इलेक्ट्रिक पार्ट को बेटा हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने यहाँ पर डिजाइन दे दिए परपेंडिकुलर का। देख लो, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक पार्ट, ये इस तरह से हमने बना दिए, आगे बढ़ा दिए। और मैग्नेटिक पार्ट जो होते हैं, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड से, और मैग्नेटिक पार्ट को हमने इधर से ले लिए। कैसे, तो देख लो इसके। अब इसके लाइन को शो करने के लिए आप नया डिजाइन ऑब्लिक लाइन बना दो, डिजाइन। अब ये देखने के बाद आपको क्या अनुभव होता है? ये देखने के बाद अनुभव होता है जैसे दो पत्ती हैं, या पत्ते परपेंडिकुलर है जो इस तरह से, और इसी तरह से ये वन बीड्स। अब इन पत्तियों को समझ लो, हम कंठ में माला पहनते हैं तो माला समझ लो, तो माला का एक बीड्स ये हो गया, एक बीड्स ये हो गया, ये इस तरह से इधर चलते हैं लाइट वेव। लाइट वेव इधर चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का ये है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दूसरी बात अब आप देख लो, थर्ड, इट इज ट्रांसवर्स, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ये हमारे नेचर में ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जैसे पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो पानी की तरंगें जिसको कहते हैं वेव बनते हैं। ऐसे आप पानी का पिक्चर भी बनाते हो, डायग्राम बनाते हो तो ऐसे ऐसे बना देते हो। क्यों? पानी समतल दिखते हैं, लेकिन जब आप उसमें कोई पत्थर या कुछ गिराते हो तो उसका शेप ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से देख लो, इस तरह से आपके जो वेव बनते हैं इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपके? कोई प्रॉब्लम्स है किसी को? अब आप यहाँ तक लिख चुके हो तो ठीक है। अब आपके देखो फोर्थ पॉइंट में हम चलते हैं। इधर रब करूँ जरा, चलो बेटा इधर से देख लो। फोर्थ, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। अब आपके कहते हो सर पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव बनता है, तो पानी मटेरियल है। हवा में साउंड का वाइब्रेशन होता है तो वेव बनते हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव बने कोई भी बने। स्ट्रिंग, आप वेंजो या गिटार ये सब बजाते हो तो उसके वायर पर दबाते हो ऐसे, तो वहाँ पर वो ट्रांसवर्स वेव बनते हैं। तरह तरह के वेव बनते हैं। इन सभी का कारण क्या है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। लेकिन यहाँ जो वेव बनते हैं, हमारे ऊपर तो एयर है नहीं, एटमॉस्फेयर तो कुछ 100 किलोमीटर तक है। सन से ऊपर से लाइट आते हैं कैसे? तब तो आप कहते हो सर इसको तो वेव बनेगा कैसे? तो आपको हम बताते हैं, इसके बारे में आगे भी बहुत डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ लाइट अभी हम बताएंगे, थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से, वेव के हिसाब से। तो इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, या यहाँ लिख ही देता हूँ, मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस में कोई मैग्नेट तो रखा हुआ है नहीं, स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखा हुआ है नहीं, फिर ये वहाँ कैसे चलते हैं? तो आपको हम बता चुके हैं, अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। अब अर्थ के भीतर उसके मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। इसके लिए हमने एक थ्योरी दिए थे, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो ब्लो करते रहते हैं,
एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर में आपका आयनोस्फीयर है, वो भी चारों तरफ अर्थ के साथ ब्लो करते रहते हैं। तो देयर इज ए फ्रिक्शन, जब ब्लो करेगा तो फ्रिक्शन होगा, उतनी बड़ी एरिया में फ्रिक्शन होते हैं तो चार्ज बनते हैं, उस चार्ज से वहाँ एयर करंट बन जाते हैं। और उसमें जो करंट है, हाँ, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स का, यू नो दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, लेकिन हमारे आपके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है, लेकिन हम दिखते नहीं है, बिकॉज इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे कमज़ोर फोर्स है, इसकी वैल्यू इतनी कम है जो हम फील नहीं करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसकी वैल्यू इतनी कम है, हाँ, एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए ये हम फील नहीं करते हैं। बट यू नो दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। इस तरह से आपके स्टार्स में स्पिनिंग होता रहता है, प्लैनेट्स में स्पिनिंग होते रहते हैं, इन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो एक्सेलरेटेड चार्ज, अभी हम EM वेव में आपको बताए थे, एक्सेलरेटेड चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर EM वेव। कहने मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये मिलते हैं, तो इस तरह से ये, इसलिए इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब आपके इसके बाद आ जाओ इसके कुछ प्रॉपर्टीज। देखो, लाइट ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ लाइट, चलो, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर बेटा हमने वेलोसिटी नहीं लिखे, स्पीड लिखे, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय सी अक्षर से शो करते हैं, स्मॉल सी, एंड इट इज गिवन बाय C इक्वल टू 1/μ0ε0। ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। हेयर C को आप लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, μ0 आपके जो लिखे हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ε0 जो आप लिखे हो, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इस आधार पर आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आ जाओ, इधर आप लोग नोट कर लिए हो, आ जाओ इसे। अब आपके देखो, इन्हें मीडियम, इसी का पार्ट ए कर देते हैं। ये डिनोटेड बाय सी एंड गिवन बाय दिस इन वैक्यूम। बी में लिख देते हैं, बी में इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय V is given by V इक्वल टू 1/μ और आपके एप्सिलॉन, ये हमने लिख दिया। लेकिन आप जानते हो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे बट μ इक्वल टू μ0 μr और एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 εr। ये हम जानते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास V का वैल्यू हो गया 1/μ0 μr ε0 εr। ये आपके इस कंडीशन में आ गए। दिस इक्वल टू आपके 1/μ0 ε0 को अलग कर लो इनटू 1/μr
म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग कर दिए। ये आप पढ़ चुके हो, सी इसकी वैल्यू वहाँ पर पढ़ चुके हो। तो इस तरह से v इक्वल टू हमारे पास आ गया, v इक्वल टू सी अपॉन म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये निकल गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपके म्यू मैग्नेटिक permeability of medium, mu r relative permeability, and epsilon electrical permittivity, और ये हो गया रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इन सारे लेटर्स की हमने उपयोगिता इसलिए क्लियर कर दिए हैं। मान लो कोई बुक वाला कोई और लेटर यूज़ करते हैं, जैसे एप्सिलॉन आर के जगह पर जनरली आपके के लिख लेते हैं, तो आप के भी लिख सकते हो, के या एप्सिलॉन आर यूज कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस तरह अब ये सब जो है एक एक नंबर के जो क्वेश्चन डालते हैं भीतर से, इसमें आपके ये काम आ जाते हैं। आए बात, सी में यहाँ तक लिख लिए। अब देख लो, अब यहाँ पर सी पार्ट में देखो, सी में द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो गिवन बाय अब आपके सी इक्वल टू दिस अपॉन बी नॉट, ये आपके हो गए पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर यहीं पर साइड में ई नॉट इक्वल टू पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बी नॉट दैट इज पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सारा किसका था? फ्री स्पेस का मतलब हो गया दैट इज वैक्यूम कहते हो। यहाँ पर देख लो वैक्यूम, आ गई बात समझ में। अब ये 5th पॉइंट था, 6th पॉइंट में आ जाओ। हैव यू नोटेड दिस साइड? पॉइंट नंबर 6, light travels in a straight line. This phenomenon of light is called rectilinear propagation of light। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाते हैं। इसका मतलब आप बच्चे क्लास में इस तरह से आप सीख चुके हो। जैसे यहाँ पर ये बने हुए हैं, इस तरह से आपने ये बना दिया और यहाँ पर आपने एक कैंडल जला दिए। ये कैंडल आपने बना दिए, चारों तरफ से लाइट निकलते हैं और यहीं से एक लाइट ये इस तरह से चलते हैं, इस तरह से स्ट्रेट में। अब इसके ऊपर ये डॉट लगा देना, ये शो करता है होल को, होल से शो किया और यहाँ पर हमने दिखा दिए
यहाँ से ये देखते हैं तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद है थ्योरी ऑफ लाइट। तो चलो बेटा आज स्टार्ट हो गया, आज यहीं रुकते हैं क्योंकि वो उसमें टाइम लगेगा करीब आधा घंटा। आज शुरुआत हो गई तो कल आपके पॉइंट 6 आगे कट कर दो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर 7। जैसे 6 पॉइंट तक अभी कर चुके हो, इसके बाद पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एनर्जी। अब आपके देख लो थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं लाइट के बारे में कुछ थ्योरी है। अब ये लाइट की जो थ्योरी है तो इसको क्या ध्यान में रखना है। अब इसमें से मेनली जो कहते हैं प्रोमिनेंट मैंने मुख्य, बहुत सारे थ्योरी आए, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना विचार दिए, उनमें से मुख्य क्या है। तो मुख्य क्या है थ्योरी ऑफ लाइट में। सबसे पहला हम डालते हैं आपके फर्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ पर बेटा मेनली ये समझो, कॉर्पसल्स का मतलब यहाँ पर समझो पार्टिकल नेचर। ये थ्योरी क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट यहाँ देखो, द लाइट emitted by a source in the form of corpuscles। इसी को हम कहते हैं पार्टिकल मैंने पैकेट्स के रूप में। इन्होंने ये थ्योरी दिए, जितने भी मुख्य थ्योरी है उसमें से एक न्यूटन का ये थ्योरी है। मेन ये 2 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। इट एक्सप्लेन्स, अब इसके आधार पर दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या क्या एक्सप्लेन्स कर दिया इन्होंने। पहला रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को प्रूव कर दिया। इस थ्योरी के आधार पर और क्या आ गया आपके रिफ्लेक्शन, और तीसरा क्या पॉइंट साबित कर दिया इन्होंने, रिफ्रैक्शन। जिस समय ये थ्योरी चल रहे थे शुरुआत में इस थ्योरी ये चल रहे थे। अब इस थ्योरी के आ जाने के बाद फिर दूसरे थ्योरी की ज़रूरत कैसे पड़ गया। तो अब आपके इट डज नॉट प्रूव, और यहाँ पर समझो डज नॉट प्रूव या एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो बेटा यहाँ पर रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस जिस समय ये बताए थे इनके थ्योरी के आधार पर ये क्लियर हो जाता था। रिफ्लेक्शन, लाइट टकराते हैं किसी बॉडी से, लौट के आते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये सब सारी बातें यहाँ से प्रूव हो गया था। लेकिन इसके जस्ट बाद आपके डिस्कवरी हो गई इसके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या चीज़ है, जैसे ये आपको दिखाते हैं एक वेव ये है हमारे पास, ये एक वेव है और दूसरा वेव जैसे एक वेव ये है और एक वेव ये, मतलब 2 लाइट के वेव हैं। जब दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं ये ऐसे बन जाते हैं,
मान लो इसका एम्पलीट्यूड y1, इसका y2, ये हमारा हो गया किसके बराबर, y1 प्लस y2 के बराबर। ये इंटरफ्रेंस होती है। जिस समय इंटरफ्रेंस के हुए, इसको एक्सप्लेन करना इनके बस की नहीं था। इस थ्योरी मैंने इनके बस की, मैंने इनके, ये तब तो गुजर गए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन इस थ्योरी के आधार पर ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक्स आ गया, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर मेनली याद रखना, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, इन बातों को ये प्रूफ नहीं कर पाए। अब आपके जैसे इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, ये वेव थ्योरी जैसे आ गए, इनको एक्सप्लेन नहीं किए। तब आपका सेकंड थ्योरी आ गया, यहाँ पर देख लो, सी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, जब किसी होल से या लाइट पास करते हैं, तो मान लो आप पढ़ चुके हो, लाइट एनर्जी जो है मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक एनर्जी को ये जाने देते हैं, एक एनर्जी को जाने नहीं देते हैं। तो तब तो आपके पास जो लाइट पहुंचेगा, रास्ते में पॉलिट्स रख दिया तो आधा लाइट पहुंचेगा। गाड़ियों के शीशे जो होते हैं आगे वाला, जिससे ड्राइवर उधर से आने वाले दूसरे गाड़ी का चमक से आंख नहीं बंद कर ले, तो इसके लिए क्या करते हैं, पॉलिट्स के बने रहते हैं, आधे 50% लाइट आते हैं। ये सारे पोलराइजेशन, ये 3 फेनोमेना इनके बाद डिस्कवर हुए। इनको ये एक्सप्लेन, इस थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेनेशन संभव नहीं था। तब दूसरा थ्योरी आ गया, देख लो, यहाँ करेक्शन कर लो, ए लिख देते हैं, ए। इसके बाद आपके आ गए सेकंड में हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हाइजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया, अब लाइट के वेव थ्योरी दिए। अब कहोगे सर इस थ्योरी में क्या है, इट एक्सप्लेन्स वेव नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब हो गया लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखो, जिस समय की ये घटना है, इनकी ये थ्योरी आ गई वेव नेचर। अब इस समय इनके वेव नेचर आ गए, इनके साथ कई सारे प्रॉब्लम्स आए। देखो, पढ़े लिखे लोग भी ग्रुपिंग में आ जाते हैं। यहाँ तक तो आपने ये देख लिया। इधर रब कर दूँ, अब लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो तब बड़ी समस्या आ गई थी कि भाई वेव के चलने के लिए तो मीडियम चाहिए। तो इन समय पूछा गया कि भाई मीडियम क्या है, तो इन्होंने कंसीडर किया इमेजिनरी मीडियम। इन्होंने कंसीडर कर लिया मीडियम, ईथर इन्होंने मान लिया। इट इज लुमिनी फेरस इमेजिनरी मीडियम बिकॉज इट मीडियम, क्योंकि ये मीडियम होता ही नहीं था। इन्होंने इमेजिन कर लिए फुल ऑफ ओमनी प्रेजेंट, और क्या क्या बता दिया, मासलेस, हाईली इलास्टिक, और इस मीडियम के बारे में क्या दिया, ओमनी प्रेजेंट इन्होंने बताया। जब लोगों ने उनसे पूछा जो वेव चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है,
तो इन्होंने कहा भाई ईथर नाम का एक मीडियम कंसीडर किया, इट इज लुमिनिफेरस इमेजिनरी मीडियम, और इसका मासलेस है, पार्टिकल हाईली इलास्टिक है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और ओमनी प्रेजेंट, ये सब जगह है, पानी में भी, ग्लास में भी, हवा में भी, सब जगह है। लेकिन साइंस बेटा एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इमेजिनरी। जो भी साइंस में आप पढ़ते हो, यदि एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कर लिए तो साइंस सही है, वो लाओ सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब कहोगे सर इस थ्योरी इन्होंने ये दिए, अब देखो दिस थ्योरी लाइट कंटेनिंग पार्टिकल्स। अब यहाँ पर देख लो दिस थ्योरी प्रूव्ड, ये क्या क्या प्रूव्स कर देता है। पहला देखो रिफ्लेक्शन, इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी प्रूव किया, रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया, इंटरफेरेंस को भी प्रूव कर दिया इन्होंने, डिफ्रैक्शन, ई में आपका होगा पोलराइजेशन, और देखो शुरू में तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन लेटर एफ रेक्टिलिनियर लीनियर प्रोपगेशन बाय फ्रेस्नेल, आगे चल के फ्रेस्नेल ने इस और डेवलप किया इस यूएव थ्योरी को, और ये यहाँ तक ये हो गए। अब इसके आधार पर कहोगे तब तो सर सारा इन्होंने प्रूव कर दिया, हर समय कोई न कोई घटना फेनोमेना आते रहते हैं। उसी समय देख लो आज भी इट डज नॉट प्रूव, ये क्या नहीं प्रूव करता है। पहला पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत मिल गई, देख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम नेचर आपके हो गए फोटोन वगैरह के बारे में। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रूव किया, स्टार्क इफेक्ट, इन सब को इन्होंने प्रूव नहीं कर पाए। अब ये बताएंगे, जैसे आपके स्टार्क में आ गए मैग्नेटिक, जब एटम के ऊपर आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो SPDF सब अलग अलग ब्रेक कर जाते हैं ऑर्बिटल्स में, इन सब इफेक्ट को ये प्रूफ नहीं कर पाए। अब यहाँ पर शुरुआत में रेक्टिलिनियर को भी नहीं कर पाया, आगे चलकर फ्रेस्नेल ने डेवलप किया। अब इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया? सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रूव किया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, जो हम कल के पिछले पॉइंट्स में बता चुके हैं। अब तब तो इनके इसकी समस्या तो सॉल्व कर दी मीडियम की, और साथ साथ इस वेव को हर्ज ने प्रोड्यूस भी कर दिया और डिटेक्ट भी कर लिया। तब तो हो गया जो भाई लाइट का नेचर वेव नेचर है। मैक्सवेल वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट, बहुत बड़े थे, उन्होंने सारे मैथमेटिकली प्रूव कर दिए, हर्ज ने एक्सपेरिमेंटली कर दिए। आगे चल के ग्रेट इंडियन फिजिस्ट जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, उन्होंने भी EM वेव प्रोड्यूस किए। अब इन सब के आधार पर तब इनको सपोर्ट मिल गया ना, लेकिन इनके सपोर्ट को ऐसी तैसी हो गई कब? जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, और वेरीफाई कर दिया जिस थ्योरी की मदद से वो पार्टिकल नेचर बताता है। तो आइंस्टीन के हिसाब से भाई वेव नेचर सही नहीं है, पार्टिकल नेचर है। तब आपके आगे आइंस्टीन ने प्रूव किया। तब देख लो किस थ्योरी के आधार पर?
अब आपके नेक्स्ट थ्योरी आ गया क्वांटम्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब आपके जैसे बताए तो ये आइंस्टीन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किए तो इन्होंने किस थ्योरी का मदद लिया, तो यहाँ पर देख लो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब इस थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा, द लाइट emitted in the form of quanta in case of light it is called photon। कहते हैं पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है, जो बूंद बूंद ड्रॉप बाहर निकलते हैं, इसका मिनिमम बता दिया कि भाई ये लाइट जो निकलते हैं क्वांटा इस फॉर्मेट में, जिसको लाइट के केस में हम फोटोन कहते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू एच न्यू। ये एच न्यू के रूप में ये दिख जाते हैं आपके फोटोन के बारे में, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। और इसके आधार पर देख लो इट प्रूव्स, अब नेक्स्ट में देख लो, इट प्रूव्स फोटो इलेक्ट्रिक effect of light। it proves photoelectric effect of light by experimentally, या इसी को लिख देते हैं experimentally। अब देख लो बेटा, साइंटिस्टों में आपके देखो उसमें भी हो जाते हैं। न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट जो साइंस के हर फील्ड में उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन है, उतने बड़े साइंटिस्ट कभी कभी आते हैं धरती पर, लेकिन उनके थ्योरी जिस समय दिए थे उस समय के लिए तो वीआईपी थ्योरी थे। आगे चल के हाइजेंस ने उन्हें कट किया। अब इससे भी क्या हो गया, अब न्यूटन उतने बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट, तब उनके आगे में हाइजेंस का स्टेटस कम था, तो इनके थ्योरी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। हाइजेंस के थ्योरी को सपोर्ट किया मैक्सवेल ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इस तरह से उन्होंने भी सपोर्ट किया। हर जने एक्सपेरिमेंटली किए हैं बाद में 1885 में। इस कंडीशन में क्या माने, क्या सही क्या गलत, तो तब उसके बाद आगे आ गया डी ब्रोगली's डुअल नेचर ऑफ लाइट। तब ये थ्योरी आ गया। इनके हिसाब से देखो भाई, आप भी सही हो, ये भी सही है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं, एक एलिफेंट है, अंधे लोगों ने पकड़ा, एक अंधे ने एलिफेंट का लेग पकड़ा, तो वो कहेगा भाई ये पिलर की तरह एलिफेंट होता है। टेल पकड़ा तो कहा रस्सी की तरह होते हैं। सूर पड़ा तो अजगर सांप की तरह। कहने मतलब कोई गलत नहीं है, अपने जगह पर सभी सही है। तो डी ब्रोगली ने कहा डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, लाइट हैज
particle nature as well as wave nature, लाइट के दोनों नेचर होते हैं। इसके आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किए। ही क्लासीफाइड लाइट हैज पार्टिकल नेचर, डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर के हिसाब से ये दिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी phenomena are classified as follows। उसके बाद इन्होंने फेनोमेना को क्लासीफाई कर दिए। किस तरह से, तो वो देखो। पहला, द फॉलोइंग फेनोमेनन are proved by using wave theory as well as corpuscular theory। जैसे आपके पहला ये देखो, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ये तीन फेनोमेना है। ये आपको कॉर्पस्कुलर थ्योरी से भी प्रूव होते हैं और वेव थ्योरी से भी प्रूव होते हैं। इसके बाद द फॉलोइंग कैन बी प्रूव्ड बाय वेव थ्योरी ओनली। अब जो हम लिखने जा रहे हैं ये आपके केवल वेव थ्योरी के आधार पर प्रूव्ड होगा। जैसे पहला इसमें देख लो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये थ्री केवल वेव के नेचर के आधार पर किया जा सकता है। इसको पार्टिकल के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आया बात समझ में? और द फॉलोइंग फेनोमेनन्स the following can be proved by particle nature theory जो भी है, इसमें आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सब जो है आपके केवल पार्टिकल नेचर के आधार पर ही प्रूव किया जा सकता है। जीमन्स इफेक्ट आते हैं इसी में। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपके ये थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में आपने देखा।